सास मेरी माँ के कदमों में गिरकर माफी मांग रही थी। वो रो धो कर न जाने कब से एक ही बात दोहरा रही थी कि मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई हार नहीं निकाला। मगर मेरी माँ का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। इसने सास को बालों से पकड़ा और इसे घसीटते हुए दीवार से मार दिया। अभी आज सुबह ही अम्मा के कमरे से इनका कीमती सामान यानी सोने का हार चोरी हुआ था, जिसका इल्जाम भी इन्होंने मेरी सास पर ही लगाया था। सास बेचारी रोते हुए सफाई पेश कर रही थी। आखिर को ये सारा जेवर मेरी सास का ही था, जिसे मेरी माँ ने अपने काबू में कर लिया था। अम्मा को जब तसल्ली ना हुई तो इन्होंने सास को मारना शुरू कर दिया। वो बेचारी सिसकती हुई अधमरी हो गई। अम्मा को तो जैसे मुफ्त का मौका मिल गया था सास को मारने का। इन्होंने सास को खूब पीटा और फिर घर के दरवाजे के अंदरूनी जानिब बिठाते हुए कहा कि यही तेरी असल औकात है, अब से तू यही बैठा करेगी। ये घर और जायदाद सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के मुकद्दर में है। सास खामोशी से आंसू पूंछ कर वहीं बैठी रह गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जिस शख्स को सामने खड़ा देखा, इसे देखकर हमारे होश उड़ गए। चंद लड़कियों की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा शोहर पैसे वाला हो और मुझ पर अंधा इतबार करता हो। मेरी माँ ने इस शादी की खातिर काफी पापड़ बेले थे। मैं अरूसी लिबास में मलबूस दुल्हन बनी अपने शोहर के कमरे में बैठी थी। कमरा इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। मैं हर एक शय को बगौर देख रही थी। इस कमरे में फूलों की सजावट से लेकर खिड़की के लगे पर्दों तक हर शय मेरी पसंद की थी। मेरा शोहर तो शादी से पहले ही मुझ पर जान निछावर करने लगा था। भले ही मेरा ताल्लुक एक मतवस्त तबके से था, मगर मेरा शोहर वसीम बहुत ही अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। इसके घर में सिर्फ इसकी माँ और वही रहते थे। इनके वालिद का इंतकाल काफी अरसा पहले हो चुका था, इसलिए वो अपने वालिद का सारा बिजनेस खुद ही संभाल रहे थे। मेरी माँ की तो शुरू से ही यही ख्वाहिश थी कि इनकी अकलौती बेटी की शादी एक अमीर खानदान में हो। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि वसीम कमरे में दाखिल हुआ। इन्हें देखकर मैं फौरन घूंघट डालकर शर्माते हुए बैठ गई। वो मेरे पास आकर बैठ गए और चंद रस्मी गुफ्तगू करने के बाद इन्होंने मेरे मुंह दिखाई के लिए लाया तोहफा निकाला। जब मैंने वो तोहफा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो एक हीरे का हार था। मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी भी हीरा नहीं देखा था। मेरी आंखें चंदिया कर रह गईं। इस पर मुझे वसीम पर बेहद प्यार आया था। मेरा तो मकसद ही यही था, जितनी मैं खूबसूरत थी अपनी खूबसूरती के जादू चलाकर अपने शोहर को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी, ताकि इसे मेरे अलावा और कुछ नजर ही ना आए। शादी के चंद रोज में ही वसीम मेरी मुट्ठी में आ चुका था। वो तो मेरे हुस्न का दीवाना हो चुका था। इसे तो इसकी अम्मा भी आवाजें देती रहती, मगर वो मेरी बात सुने बगैर अपनी माँ की भी ना सुनता था। मेरी एक ही सास थी जो बहुत मासूम और कामगो खातून थी। शोहर शादी के 2 हफ्ते तक हमारे साथ रहा और फिर एक काम के सिलसिले में इसे दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। मुझे वसीम से कोई खास मोहब्बत तो ना थी। दर हकीकत मुझे सारी मोहब्बत इनकी दौलत से थी, ताकि मैं अपनी माँ का एक ख्वाब पूरा कर सकूं। चंद दिनों के अंदर अंदर शोहर बिरूने मुल्क चला गया और जाने से पहले मुझे कह कर गया कि मेरी अम्मा का बहुत ख्याल रखना, वो मेरे बगैर बहुत रोती हैं। शोहर की बात सुनकर फौरन मैंने इनकी हामी भर ली। मुझे तो शायद इंतजार ही कब से इन पलों का था, जब शोहर दूसरे मुल्क जाए और मैं यहाँ इसकी दौलत पर ऐश कर सकूं। वसीम के जाने के बाद मैं तो जैसे आजाद हो चुकी थी। सास से जो थोड़ी बहुत तमीज से बात करती थी वो भी करना बंद कर दी और सारे कामों की जिम्मेदारी इस पर डाल दी। कुछ दिनों बाद मेरी माँ और भाई मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आए, मगर मैंने फिर इन्हें वापस जाने ही ना दिया। मैं सारा दिन सास से काम करवाती रहती। इनकी अब काफी उम्र हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद वो सारे काम साफ सुथरे और वक्त पर किया करती थी। महीना पूरा हुआ तो वसीम ने तनख्वाह भेजी, जिसमें से एक हिस्सा इनकी माँ का भी था, मगर मैंने वो पैसे सास को देने की बजाय अपनी माँ के हाथ पर रख दिए। सास हमारा मुंह तकती ही रह गई। शोहर जब भी फोन करता तो कई कई घंटे मुझसे बातें करता रहता, मगर जब अम्मा से बात करने का वक्त आता तो मैं जानबूझकर इंटरनेट बंद कर दिया करती थी। पिछले 2 हफ्तों से मेरी माँ और भाई यही मेरे पास ही रह रहे थे। इस शाम जब सास को सब के लिए चाय बनाने का कहा तो कहने लगी, बहू तुम्हारी अम्मी कब तक यहाँ रहेंगी, वापस कब तक जाना है इन्होंने। सास के मुंह से ये अल्फाज सुने तो मैं आग बगोला हो गई। फौरन गुस्से से कहने लगी कि ये घर मेरा है, ये जितने भी दिन यहाँ रहे, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। पहली बार मैंने सास से बदतमीजी की थी। वो शिश्तर से मुझे देखती रह गई। वो शाख से खड़ी थी
اور میں ان پر حکم صادر کرتی وہاں سے اماں کے پاس آ گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کے ہاتھوں میں تو خزانہ لگ چکا تھا۔ سارا سارا دن ہمارا شوہر کے پیسے اڑانے میں گزر جایا کرتا۔ میں روز نئی اقسام کے کھانے باہر سے منگوا کر کھایا کرتی، مگر ساس کو آج تک کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے لیے خود کھانا بنا کر کھایا کرتی تھی۔ ساس لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کر دروازے تک آئی تھی۔ میں باہر لاؤنج میں بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے یہ سارا منظر پرسکون ہو کر دیکھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھا جو میں ایک ادا سے خود بھی کھاتی اور ساتھ بیٹھی اماں کو بھی کھلا رہی تھی۔ ساس کا یہ ڈرامہ دیکھ کر میں کافی خوش ہو رہی تھی۔ ابھی کل شام ہی میری ساس کا گیلے فرش سے پاؤں پھسل گیا تھا۔ وجود بھاری ہونے کی وجہ سے وہ دڑام سے فرش پر گری اور فلک شگاف چیخیں مارتے ہوئے مجھے اور اماں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ میں اس پل ان کی مدد کے لیے ضرور چلی جاتی اگر میرا پسندیدہ ڈرامہ ٹی وی پر نہ چل رہا ہوتا۔ اماں بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی تھیں۔ کتنی ہی دیر ساس کے چلانے کی آوازیں آتی رہیں۔ وہ چیخ چیخ کر درد سے رو رہی تھی مگر ہمارے کانوں تک جوں نہ رینگی۔ بیچاری چلا چلا کر خود ہی دیواروں کا سہارا لے کر اپنے کمرے تک پہنچی تھی۔ جب سیریل ختم ہوا تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ ساس اپنے بستر پر لیٹی کراہ رہی تھیں۔ میں بالکل انجان بنی اس کے پاس گئی اور پوچھنے لگی کہ ساسو ماں کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہیں؟ میرے سوال پر ساس درد سے بھری آواز میں بولی کہ بہو میں گر گئی تھی، میرے گھٹنے میں شدید درد اٹھ رہا ہے، کسی ڈاکٹر یا ہیلتھ ورکر کو بلوا دو، کہیں میری ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی۔ ساس کی بات سن کر میرے ماتھے پر بال پڑے اور میں ان کی جانب دیکھ کر بولی کہ ذرا سی پھسلن سے کسی کا گھٹنا نہیں ٹوٹتا، تھوڑی دیر آرام کرو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ساس بیچاری درد سے کراہتی رہ گئی۔ اسے یوں کراہتا دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی اور اب وہ کب سے مجھ سے پانی مانگ رہی تھی مگر میں تو انسنی کرتے ہوئے چپس کھانے میں مصروف تھی۔ آخر جب پیاس حد سے بڑھ گئی تو وہ خود ہی اٹھ کر جانے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اس لیے مجھے وہ باہر آتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں اور ماں اسے یوں چلتا دیکھ کر اندر ہی اندر ہنس رہی تھیں۔ ان کے گھٹنے میں شاید شدید درد تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو تھامے دوسرے ہاتھ سے دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے باہر آ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ ان کے حلق سے چیخ بھی نکل رہی تھی اور وہ باہر آتے ہوئے ایک ہی بات کر رہی تھی کہ بہو میرا حلق خشک ہو چکا ہے، مجھے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ میں ان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اٹھی اور کچن سے پانی کا گلاس بھر کر باہر لے آئی۔ کانچ کے گلاس میں پانی لا کر جب میں نے ساسو ماں کو دینا چاہا تو ایک شرارت سوچی۔ میں نے جب ان کی جانب گلاس بڑھایا تو جان بوجھ کر گلاس کو ان کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ گلاس فرش پر گر کر کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ ساس جو کہ جوتوں کے بغیر تھی اس لیے جو ہی اس نے دوسرا پیر زمین پر رکھا تو وہ کانچ کے ٹکڑے اس کے پیروں میں پیوست ہو گئے۔ ایک نئی طرز کے درد کی لہروں کو وجود میں محسوس کر کے ساس بلبلا اٹھی۔ میں سب کچھ جان بوجھ کر کرنے کے باوجود فوراً چہرے پر حیرانگی اور شرمندگی لائی تھی اور بولی مجھے معاف کر دیجیے گا، نہ جانے کیسے یہ گلاس میرے ہاتھ سے ٹوٹ گیا۔ وہ بیچاری گھٹنے کے درد میں مبتلا تو تھی ہی مگر اب تو کانچ لگنے سے اس کا پیر بھی زخمی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس کا کوئی علاج نہ کروایا اور وہ بیچاری کئی دن تک بستر پر تڑپتی رہی۔ جب سے شوہر دوسرے ملک گیا تھا مجھے تو شاید مزید شے مل گئی تھی، میں جو مرضی کروں، کون سا شوہر کو پتہ چلنا تھا۔ بس اسی وجہ سے میرا ساس کے ساتھ رویہ دن بدن بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا پاؤں زخمی تھا، وہ درد سے کراہ رہی تھی مگر میں نے اس کے زخموں پر آم سی رکھی گئی مرہم لگاتے ہوئے چپ کرنے کا کہا۔ میری ماں ساس کے سامنے اس کے نئے کپڑے پہن کر گھوما کرتی تھی۔ ساس اگر غصے سے کچھ کہہ دیتی تو ہم دونوں ماں بیٹی اسے مل کر تشدد کا نشانہ بنا ڈالتی۔ اس کی حیثیت اس گھر میں صرف ایک نوکرانی کی رہ گئی تھی۔ ایک روز ساس نے کچھ ایسا کیا جس کے بعد ان کے لیے میرے دل میں نفرت مزید بڑھنے لگی۔ رات کے 11:30 بجے کا وقت تھا جب مجھے ساس کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگی۔ میرے قدم رکے تھے، نہ جانے ساس کس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں فوراً ان کے کمرے کے پاس پہنچی اور کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ رو رہی تھی، ان کا انداز سرگوشی نما تھا۔ مجھ سے مزید رہا نہ گیا تو فوراً سارا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ مجھے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر ساس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا جس سے وہ وسیم کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یقیناً وہ ہمارا بانڈا پھوڑنا چاہتی تھی۔ اس رات مجھے اپنی ساس پر اس قدر شدید غصہ آیا کہ میں نے ساس کو مارنا شروع کر دیا۔ ساس بیچاری میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور بولی کہ بس ایک بار مجھے میرے بیٹے سے بات کروا دو۔ میں طنزیہ لہجے میں اس پر ہنس کر بولی کہ اس لیے تمہاری بات کروا دوں تاکہ تم ہمارا سارا بانڈا پھوڑ دو۔
इस दिन से तो मैंने सास पर जिंदगी मजीद तंग करके रख दी थी। मैंने तो सास का जीना तक हराम कर दिया था। हम अपने सारे काम सास से करवाने लगे थे। सुबह सुबह नाश्ता बनवाने से लेकर रात के खाने तक एक एक काम सास किया करती थी। अगर कभी अम्मा के पैरों में दर्द होता तो मैं सास ही से माँ की खिदमत करवाया करती। मेरी सास नहायत ही भोली भाली और कम अक्ल सी औरत थी। बहुत जल्दी वो हमारे सामने कमजोर पड़कर हमारी नुकरानी की तरह रहने लगी। इसके पैरों का जख्म और घुटने का दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ था, मगर इसके बावजूद वो उफ तक ना करती और सारे घर के काम करने लगी थी। रमजान और मुबारक का महीना शुरू हुआ तो मैंने रोजे की हालत में सारे काम सास से करवाना शुरू कर दिए। मेरी बूढ़ी सास सारी रात इबादत में गुजार दिया करती और फिर मैं सारा दिन इनसे पूरे घर के काम करवाती रहती। मेरे सामने उफ तक ना करती। गर्मी शदीद थी। काम करने के साथ इसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो जाया करता था, मगर इसके बावजूद वो मेरे सामने अपना कोई हुक्म नहीं चला पाती थी। जब भी मेरे शोहर का फोन आता तो वो कहती कि मुझे भी बात करवाई जाए, मगर मैं हर बार इसे बालों से पकड़कर मारना शुरू कर देती थी। मैं और मेरी माँ ने अपनी सास पर तशद्दुद करके इसे कम अकल ज़हनी मरीजा कर दिया था। वसीम को भी अपनी माँ की कुछ खास फिक्र ना थी। वो बहुत ही कम इनका पूछ दिया करता था। ईद करीब आ रही तो वसीम ने मेरे अकाउंट में ढेरों पैसे भेजे। इसने मुझे हाथ ताकीद की कि मैं अपने और इसकी माँ के बेहद खूबसूरत जोड़े लेकर इसे दिखाऊं। मैंने वो सारे पैसे लिए और चांद रात को माँ के साथ बाजार में शॉपिंग के लिए चली गई। मैंने वहां से ढेरों शॉपिंग की और वापस घर आ गई। सास हसरत भरी निगाहों से कभी मुझे तो कभी मेरी माँ को देख रही थी। आज न जाने इसे क्या सूझी कि वो उठी और गुस्से से मुझ पर झपट पड़ी। वो रोते हुए मेरा चेहरा दबोच कर बोली कि मेरी सबसे बड़ी गलती तुम्हें इस घर की बहू बनाना था। काश मैं इस वक्त कोई और चुन लेती। तुमने मेरे बेटे को सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर अपनाया है। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। सास इतना कहकर मुझ पर चढ़ दौड़ी। न जाने इतनी हिम्मत एकदम से इसमें कहाँ से आ गई थी। मैंने फौरन इसे खुद से दूर झटका और यके बाद दीगरे कई थप्पड़ अपनी सास के चेहरे पर दे मारे। मुझसे थप्पड़ खाकर सास रोती रही, मगर मेरे मुंह में जो आया मैं इसे सुनाती चली गई। मैंने सास के सारे कपड़ों को कैंची से जगह जगह से काट दिया। वो बेचारी जो भी सूट पहनती वो ही फटा हुआ होता था। आज चांद रात थी। मैंने शोहर को सास के लिए लाया हुआ सूट दिखाया और फिर वही सूट सास की बजाय अपनी ही माँ को पेश कर दिया। बेचारी सास अंदर ही अंदर कुड़ती हुई रह गई। ईद का दिन था। मैं कई इकसाम के खाने बनाकर मेज पर सजा रही थी कि तभी मेरी सास लड़खड़ाते हुए मेरे पास आई। इसकी आंखों में आंसू थे। वो चादर के कोने से अपनी आंखें साफ करते हुए बोली कि बहू, मुझे बेटे की बहुत याद आ रही है। कल ख्वाब में भी वो मुझे परेशान दिख रहा था। जरा कुछ देर के लिए मेरी वसीम से बात करवा दो। कई माह हो गए अपने बेटे से बात तक नहीं हो पाई। आज ईद का दिन था। शायद इन्हें वसीम बहुत याद आ रहा था। मैंने इनकी जानिब देखा और फिर झटक कर बोली कि वो तो मैं करवा दूंगी, मगर इसके बदले आपको सारे घर की सफाई करना होगी। मेरी बोली बाली सास फौरन मान गई। हालांकि इसके घुटने में दर्द था, इसके बावजूद वो घर के सारे काम खुशी खुशी करने लगी। कैसी बेवकूफ सास मिली थी मुझे। मैंने तो इसे इसके घर में ही नुकरानी बनाकर रख दिया था। जल्दी से सारा काम खत्म करके वो हाथ चाटते हुए मेरे करीब आई और बोली, अब मेरी बात करवा दो बेटे से। आज ईद है। मैं अपने बेटे की एक बार आवाज सुनूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैंने सास को अपने पास बुलाया और अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए बोली, दफा हो जा अपने कमरे में। दोबारा अगर वसीम से बात करने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास बहू से थप्पड़ खाकर शिश्तर सी खड़ी रह गई, जबकि मैं इस पर तंजिया हंसती वहां से अपने कमरे में जाने लगी कि तभी मुझे सास की आवाज आई। वो मेरे पीछे खड़ी फौरन रोते हुए बोली, खुदा की लाठी बे आवाज होती है। देखना जिस रोज इसकी पकड़ हुई तुम्हें मुंह की खाना पड़ेगी। एक ना एक दिन मेरा बेटा सच्चाई जरूर जानकर रहेगा। एक तो ईद थी, ऊपर से जब मैंने और अम्मा ने सास के मुंह से ऐसे अल्फाज सुने तो इसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए मारने लगी। हमने इसे इतना मारा कि वो अधमरी सी हो गई। दौलत का नशा ही ऐसा था कि इस नशे ने हमसे सही गलत की सूझबूझ छीन ली थी। सास मार खा खा कर एक बार फिर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, मगर इस बार इसे माफ करना मेरे इख्तियार में नहीं था। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। मैंने सास को मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। वो ख्वास बहता सी कितनी ही देर घर का गेट बजाती रही और रो रो कर अंदर आने की भीख मांगती रही, मगर मुझे और अम्मा को कोई फर्क ना पड़ा।
अच्छा खासा शोर बर्पा करने के बावजूद जब मैंने दरवाजा ना खोला तो सास वहां से हट चुकी थी। वो कहाँ गई थी? कौन था इसका इस बड़ी दुनिया में? मैं कुछ नहीं जानती थी। वसीम के आने में भी अभी 1 डेढ़ माह बाकी थे। तब तक मैं कोई ना कोई बहाना सोचकर वसीम को बता सकती थी कि आखिर इसकी माँ हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई। अब तो पूरे घर पर हम तीनों का राज था। कई हफ्तों तक हम तीनों ने खूब ऐश किया। जिंदगी तो जैसे सिर्फ आसाइशें पूरी करने के लिए ही रह चुकी थी। मैं तो सास का नामो निशान तक भूल चुकी थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं दरवाजा खोलने के लिए गेट तक आई। न जाने कौन था, मैंने पूछा, मगर जवाब ना पाकर मैंने दरवाजा खोल दिया। जो ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे। सामने मेरा शोहर वसीम चेहरे पर संजीदगी सजाए खड़ा था। इसे अपने सामने देखकर मैं शिश्तर सी रह गई। मगर तभी वसीम के पीछे से मेरी सास निकलकर सामने हुई। इसे यूं वसीम के साथ खड़ा देखकर मेरी चीखें निकल गईं। मैं बुखलाकर कई कदम पीछे हटी थी। फटे हुए मैले कपड़े और इस पर जगह जगह से फटी चादर। सास मुझे ही देख रही थी। वसीम की आंखों में खून उतर चुका था। वो इसी पल घर के अंदर दाखिल हुआ और मुझे बालों से दबोच कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात करने लगा। वो गुस्से से कांप रहा था। इसने मुझे मारते हुए कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ भी लगाने की? इसलिए तेरे पास छोड़कर गया था कि तू मेरी ही दौलत पर ऐश करती फिरे और मेरी माँ को इन्हीं के घर से बाहर निकाल दे। तेरी जरूरत हुई भी कैसे? तू मेरी माँ से इस घर के काम करवाती रही। इतना कहकर वसीम ने मेरे चेहरे पर 3 थप्पड़ बरसा दिए। मेरी आंखों के आगे तो अंधेरा से छाने लगा। वसीम रो रहा था। इसने मुझे छोड़ा और बोला कि तुम जैसी औरत इस घर में रहने के काबिल है ही नहीं। मैंने गलती कर दी तुम जैसी औरत पर अपनी मोहब्बत लुटाकर। तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं थी जितना तुम्हें सर चढ़ा दिया गया है। इतना कहकर मेरा शोहर अपनी जुबान से वो 3 जुमले अदा करने ही वाला था कि मेरी रूह कांप उठी। मेरी माँ दामाद के पैरों में गिरकर इल्तिजा करने लगी कि वो कोई भी गलत कदम ना उठाए। मगर हमें इसकी माँ पर रहम आया था कि अब इसे हम पर रहम आता। मैं सास के कदमों में गिरकर इनसे माफी मांगने लगी। झोली फैलाकर अपना घर को बचाने की दुहाई देने लगी। मगर शायद मेरी यही सजा थी। वसीम ने मुझे तलाक दे दी थी। वो जुमले सुनने के बाद मैं गोया सांस लेना भी भूल चुकी थी। वसीम ने हम तीनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। सास तो सड़कों पर भीख मांगा करती थी। मगर फिर जब इसे ख्याल आया तो वो एक एयरपोर्ट से बाहर मौजूद सड़क पर बैठने लगी ताकि जब भी इसका बेटा वहां से गुजरे तो वो इसे मिल सके। कई हफ्ते इंतजार करने के बाद आखिर एक रोज माँ बेटे से मिल ही गई। मगर जिस हालत में मिली थी वो देखकर वसीम का खून खोल उठा था। चंद पल के ऐश के लिए मैंने अपने पुरसकून जिंदगी को खराब कर दिया था। मेरी माँ अब दोबारा इस टूटे फूटे मकान में आकर रोती है, पछताती है। मगर खैर, हम वही काट रहे थे जो हमने बो रखा था। मेरी दोबारा कहीं शादी ना हुई। जितनी जालिम मैं इस मुआशरे में हो चुकी थी, इसके बाद कोई भी खानदान वाले मुझे अपनी बहू बनाने का सोच भी नहीं सकते थे। मैं अब पछताती थी। अपनी गलतियों की माफी खुदा से मांगती हूँ। मगर शायद मेरी सास मुझे कभी माफ नहीं करेगी।